नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज मैं आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण 15 प्रश्न लेकर आया हूं, जिसमें चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न कह रहा है कि डीएटी में किसका मापन होता है। तो देखिए, डीएटी में किसका मापन होता है दोस्तों? बुद्धि का, सामयिक बुद्धि का, अभिवर्ती का या अभिसमता का। तो देखिए, जो डीएटी है इसका पहले तो पूरा नाम है वो याद रख लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में ऐसे प्रश्न आने वाले हैं कि फिर गड़बड़ हो जाएगी आपके। तो डीएटी ये प्रश्न आरबीएसई और एनसीईआरटी की बुकों से उठाए गए हैं, इसी पर यह वीडियो बनाया गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। देखिए, डीएटी का पूरा नाम हो जाता है डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि हिंदी में जिसे बोला जाता है विभेदक परीक्षण। क्या बोला जाता है? विभेदक परीक्षण। ठीक है, यानी इसमें डीएटी में बुद्धि, संवेगी बुद्धि और अभिवर्ती का मापन नहीं होता है, बल्कि किसका होता है? अभिसमता का। ठीक है, डीएटी में अभिसमता का मापन होता है। अभिसमता ये एक जन्मजात क्षमता होती है ना। बालक के जो कार्य करने की, सीखने की क्षमता, योग्यता है, उसे हम अभिसमता कहते हैं, और ये जन्मजात होती है, याद रखिए। ठीक है, अब देखिए, अभिसमता जो परीक्षण है उसके टोटल प्रकार है 3। अभिसमता परीक्षण के 3 प्रकार है ना। पहला आता है सामान्य, दूसरा आता है भेदक या विभेदक, भेदक या विभेदक, और तीसरा आता है विशिष्ट अभिसमता परीक्षण। यानी अभिसमता को मापने के लिए 3 परीक्षण होते हैं: सामान्य, विभेदक या भेदक और विशिष्ट। आपको पता है सामान्य में क्या होगा? सामान्य क्षेत्रों में जो बालक की मानसिक अभिसमता उसका मापन किया जाता है। भेदक होता है विभेदक, यानी कि जिसमें 2 क्षेत्र होते हैं, 2 क्षेत्रों के बीच तुलना की जाती है ना, और इसमें कई प्रकार के परीक्षण होते हैं, यानी भेद कर सके, तुलना कर सके। इसमें कई प्रकार के परीक्षण है, जैसे शाब्दिक बोध, आंकिक, यांत्रिक, लिपि क्षमता। ठीक है, ये भेदक कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? डीएटी, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, और विशिष्ट में क्या होता है? जो भी बालक जिस विशिष्ट क्षेत्र में अभिक्षमता प्राप्त करता है ना, उसका अध्ययन विशिष्ट में किया जाता है, जैसे चिकित्सा, संगीत, खेल, शिक्षा वगैरह। ठीक है, तो इस प्रकार डीएटी में अभिक्षमता का मापन होता है। तो पहला प्रश्न है, उसमें विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं मित्रों, प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्न में से व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार शेल्डन के प्रकारों में नहीं है। तो देखिए, शेल्डन ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए कुल 3, जिसमें कौन सा नहीं आएगा? वर्गाकृतिक नहीं आएगा। ठीक है, बाकी गोलाकृतिक भी है, लंबाकृतिक भी है, आयताकृतिक भी है। अब देखिए, जो गोलाकृतिक है, इस गोलाकृतिक को कहते हैं एंडोमॉर्फिक। क्या बोलते हैं? एंडोमॉर्फिक। ठीक है, यानी कि जो गोल आकार में होते हैं, जैसे मोटे गोल जो व्यक्ति इसमें आएंगे सामाजिक होंगे, वो मिलनसार भी होंगे ना। ये होता है एंडोमॉर्फिक या गोलाकृतिक। दूसरा आता है आपके आयताकृतिक। आयताकृतिक में जो मजबूत, साहसी, ऊर्जावान, संगठित शरीर वाले होते हैं, उन्हें बोलते हैं मेसोमॉर्फिक। ठीक है, और जो लंबाकृतिक है, लंबाकृतिक को बोलते हैं एक्टोमॉर्फिक। क्या बोलते हैं? एक्टोमॉर्फिक। इसमें लंबाकृतिक में पतले, लंबे, कुशाग्र बुद्धि, कलात्मक रचना वाले जो व्यक्ति या बालक है वो आते हैं। ठीक है, शेल्डन का अगर जो व्यक्तित्व का प्रकार पूछे किस प्रकार का, शीलगुण सिद्धांत है, मनोविश्लेषण है, या प्रकार सिद्धांत है, तो प्रकार सिद्धांत या प्रारूप सिद्धांत करना आपको। ठीक है, इस प्रकार जो प्रश्न संख्या आपके 2 है, उसमें विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी तकनीक अचेतन मन में छिपी भावनाओं को जानने में उपयोगी है? स्तुतिपरक परीक्षण, साक्षात्कार, 16 पीएफ या वाक्य पूर्ति परीक्षण। तो देखिए, इसमें जो पूछा गया है अचेतन मन में, ठीक है, अचेतन से रिलेटेड करना है, और अचेतन मन का जो व्यक्तित्व की विधियां है वो होती है प्रक्षेपी विधियों में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसमें? प्रक्षेपी में ही किया जाता है। किसका? अचेतन मन का अध्ययन। तो अचेतन मन का प्रक्षेपी, अब इसमें एक विधि ऐसी होगी जो अप्रक्षेपी होगी, और अप्रक्षेपी में किसका किया जाता है? चेतन का किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है। तो वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपके वाक्य पूर्ति परीक्षण, है ना। अचेतन यानी प्रक्षेपी, ये क्या है? ये प्रक्षेपी विधि है, वाक्य पूर्ति। बाकी जो स्तुति परक परीक्षण, साक्षात्कार और जो 16 पीएफ है, ये तीनों क्या है? ये तीनों की तीनों है
अप्रक्षेपी यानी जिसमें चेतन मन होता है। अब पढ़ते हैं इनके बारे में। स्थितिपरक परीक्षण क्या होता है? जिसमें बालक को एक कृत्रिम स्थिति में रखा जाता है, उसके व्यवहार का आकलन मूल्यांकन किया जाता है। साक्षात्कार में किसी बालक की उसकी मतलब जो उसके बारे में जानकारियां है वो जानी जाती है उससे प्रश्न पूछ के, है ना। और जो 16 पीएफ है, 16 पीएफ किसने दिया? आरबी केटल ने दिया। 1957 में यह परीक्षण दिया था, जो कि व्यावसायिक निर्देशन में उपयोगी होता है। 16 पीएफ 16 पर्सनली फैक्टर होते हैं, 16 व्यक्तित्व कारक होते हैं। इनका व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए आरबी केटल ने प्रयोग किया था। ठीक है। वाक्य पूर्ति परीक्षा क्या होती है? इसमें जैसे कि कोई वाक्य है अधूरा करके दिया जाता है ना, जैसे बालक को दे दिया कि मेरे पिता, है ना, मेरे पिता, यानी बालक को कह दिया कि इस पे लिखो। ठीक है, ये पूर्ति करना है ना, इस पे लिखना है। तो बालक क्या करेगा? अपने जो अचेतन मन में जो भी भावनाएं हैं उनको चेतन में लाएगा सोच के, और इसकी पूर्ति कर देगा। इस प्रकार ये वो वाक्य पूर्ति परीक्षण। ठीक है। तो इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 3 है वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। बहुत अच्छा प्रश्न है कि व्यक्ति का स्वयं के बारे में उसकी क्षमताओं योग्यताओं का प्रत्यक्षण क्या कहलाता है? तो देखिए, स्वसम्मान, स्वसंप्रत्य, स्वनियंत्रण या उपयोग सभी। देखिए, स्वसम्मान क्या होता है? स्वसम्मान होता है जो व्यक्ति की स्वयं की जो क्षमताएं और योग्यताएं हैं उनके बारे में निर्णय लेना। ये क्या है? निर्णय लेना क्या है? स्वसम्मान है। ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो उपयोग सभी नहीं होगा। आगे आ जाता है स्वसंप्रत्य। स्वसंप्रत्य होता है कि व्यक्ति की स्वयं की जो क्षमताएं योग्यताएं हैं उनके बारे में विचार रखना, भाव रखना, और उन विचारों का क्या करना? विचार रखना मतलब ऐसी सोच रखना, मतलब ऐसा ही प्रत्यक्षण रखना, है ना। तो ये स्वसंप्रत्य इसका उत्तर हो जाता है। जबकि जो स्व नियंत्रण होता है ये क्या होता है? ये होता है कि व्यक्ति अपनी क्षमताओं योग्यताओं को जानकर जब अपने व्यवहार पर क्या करता है? नियंत्रण करता है ना। व्यवहार पर जब नियंत्रण करता है तो वह कहलाती है स्वनियंत्रण। जबकि यहाँ पूछा है कि स्वयं के बारे में उसकी क्षमताओं और योग्यताओं प्रत्यक्षण क्या कहलाता है, तो वह स्वसंप्रत्य कहलाएगा। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 4 है वहाँ पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि सकारात्मक दबाव को क्या कहते हैं? दोस्तों, दबाव के दो प्रकार मूल रूप से, एक है सकारात्मक और दूसरा है नकारात्मक। तो देखिए, स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, यूट्रेस, देखिए इसे यूट्रेस या युफ्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, ये लिखने में भी गलत हो सकता है, याद रखिए। कहीं पे युफ्ट्रेस आ रखा है, कहीं पे यूट्रेस आ चुका है, ये तो एक चीज़ है। अब देखिए, बेबस है, दोनों नहीं होंगे, स्ट्रेस भी नहीं होगा। ठीक है, तो जो यूट्रेस है ना, यूट्रेस या युफ्ट्रेस, वो क्या है? वो सकारात्मक दबाव कहलाता है। यानी दबाव आते ही आप क्या करोगे? अच्छा कार्य करोगे तो सकारात्मक, वहाँ यूट्रेस आया। और जो डिस्ट्रेस है वो डिस्ट्रेस क्या है? वो डिस्ट्रेस नकारात्मक है, जिसका आपके हानिकारक प्रभाव पड़े उसे डिस्ट्रेस बोला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्न संख्या 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिवर्ती की विशेषता नहीं है? ये जो अभिवर्ती होती है ये क्या होती है? यानी कि यह किसी वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति आदि के प्रति प्रदर्शित होती है, बिल्कुल सही है। और इसमें हमारे जो व्यवहार है, क्रियाकलापों को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही है। क्योंकि अभिवर्ती दो ही प्रकार की होगी, एक तो सकारात्मक होगी और दूसरी होगी नकारात्मक। ठीक है, यदि हम किसी भी वस्तु के प्रति सकारात्मक सोच रहेंगे तो हम अच्छा कार्य करेंगे, व्यवहार अच्छा करेंगे, क्रियाकलाप अच्छा करेंगे। और किसी चीज़ के प्रति हमारे बुराई आ गई, मन में नकारात्मक भाव आ गया, तो हम वहाँ पे अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। तो इस प्रकार व्यवहार क्रियाकलापों को बिल्कुल प्रभावित करती है। ये स्थायी नहीं होती, ये परिवर्तनीय, बिल्कुल बदलती है ना। मान लीजिए कि पहले हमारा कोई दोस्त था, है ना, हमें अच्छा लग रहा है, वहाँ पर हम सकारात्मक कार्य करेंगे, है ना। ठीक है, अब मान लीजिए उसने हमें धोखा दे दिया, तो हम क्या करेंगे? वहाँ नकारात्मक करने लगेंगे, है ना। अभिवर्ती क्या कर दी हमने? परिवर्तन कर दी, उसके खिलाफ जाएंगे हम, है ना, उसके खिलाफ बुरा सोचेंगे। तो ये क्या है? अभिवर्ती। अभिवर्ती जन्मजात होती है, ये विशेषता नहीं है। अभिवर्ती जन्म से नहीं होती है, अभिवर्ती हमेशा ही अर्जित होती है दोस्तों। कैसी होती है? अर्जित होती है। तो इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 6 है वहाँ विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 है कि मानसिक दुर्बलता में व्यक्ति की बुद्धि कैसी होती है? तो देखिए, मानसिक दुर्बलता के प्रकार बताए हैं। मानसिक दुर्बलता यानी कि व्यक्ति की बुद्धि है उसमें कमी और औसतन, है ना, कमी भी रहना और औसत भी रहना, ये कहलाती है मानसिक दुर्बलता। इसमें व्यक्ति की बुद्धि लब्धि पूछी है तो याद रखना इसमें 70 से ऊपर नहीं है। मानसिक दुर्बलता 70 बताई गई है। ठीक है, 70 से आंकड़ा मापा गया है। तो देखिए, सबसे पहले आ जाती है 50 से 70, है ना, उसको कहते हैं साधारण मानसिक दुर्बलता। ठीक है, 50 से 70 को साधारण मानसिक दुर्बलता। फिर आती है इसके नीचे 35 से 50, है ना, वो होती है औसतन मानसिक
दुर्बलता। फिर आ जाती है 20 से 35, वो होती है गंभीर मानसिक दुर्बलता। और फिर आती है 20 से बिलो, 20 से कम, 20 से कम होती है, उसे कहते हैं अति गंभीर मानसिक दुर्बलता। ठीक है, ये 4 प्रकार मानसिक दुर्बलता में बताए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार पूछा एक व्यक्ति की बुद्धि मानसिक दुर्बलता में कितनी होती है, हमेशा 70 से नीचे होती है। ठीक है, इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों, उसमें विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न संख्या 8 है, मनोविज्ञान ने मानव व्यवहार को किसमें बांटा, अच्छा बुरा ऊंचा नीचा सामान्य असामान्य उपयोग में से कोई नहीं। तो अच्छा बुरा में भी नहीं बांटा है, ऊंचा नीचा ये कोई मानव का व्यवहार नहीं होता है, ना ही उपयोग में से कोई नहीं होगा। बच्चा कौन सा, सामान्य असामान्य। यानी कि मनोविज्ञान ने कहा कि मानव का जो व्यवहार है या तो सामान्य रहेगा या असामान्य रहेगा। जब किसी मनुष्य का व्यवहार सामान्य रहेगा तो वह सूझ के साथ कार्य करेगा, वह समायोजित होगा, व्यक्तित्व उसका संतुलित होगा, है ना, वो साधारण काम करेगा, है ना, ये चीज़ होती है ना, वो वास्तविकता से संबंध रख के कार्य करेगा, सूझ होती है उसमें सोच विचार करके कार्य करेगा। असामान्य वाले बिना सोच के करेंगे, बिना सूझ के कार्य करेंगे, विचित्र व्यवहार करेंगे, कुसमयोजित होंगे, ये चीज़ बताइए। ठीक है, तो ये होता है सामान्य असामान्य मनोव्यवहार, जो मनोविज्ञानों ने बांटा है। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न संख्या 8 में विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। प्रश्न संख्या 9 है कि निर्मितवादी सीखने के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए, निर्मितवादी सिद्धांत क्या है, यानी संज्ञानात्मक जो सिद्धांत पढ़ा है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, उसी से उत्पन्न हुआ है निर्मितवादी। ठीक है, इसमें कौन सा सत्य नहीं है। देखिए, ये क्या होता है कि ये होता है बालक केंद्रित, हमेशा ये क्या होता है, बालक केंद्रित होता है। ठीक है, तो देखिए, शिक्षार्थी अपने स्वयं के ज्ञान और समझ का निर्माण करते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। इसमें बालक ही सक्रिय होकर कार्य करते हैं, खुद ही ज्ञान समझ का निर्माण करते हैं। और जब वो स्वयं का ज्ञान का निर्माण करते हैं तो नवीन जानकारी का निर्माण करते हैं पूर्व ज्ञान से जोड़कर। जब भी नए ज्ञान को अर्जित करते हैं, पूर्व ज्ञान का सहारा लेते हैं। और जो सीखना है वो क्या है, सक्रिय होकर करते हैं, गतिशील होकर करते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन कौन सा सत्य कथन नहीं है, तो वो एक संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण न होकर किसकी हो जाती है, बालक की होती है। बालक इसमें मुख्य केंद्र बिंदु होता है, शिक्षक है वो केवल क्या रहता है, मार्गदर्शक रहता है ना, सहायक रहता है। ठीक है, इस प्रकार जो आपके प्रश्न संख्या 9 है उसमें विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 है कि स्मृति का प्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया, स्मृति का प्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया। स्मृति होती है कि हमारे मस्तिष्क में जो भी, हमारे मस्तिष्क या बुद्धि में जो भी भाव विचार अनुभवों का संगठन रहता है, जो मानसिक प्रक्रिया होती है, वो क्या कहलाती है, स्मृति। वो इसका प्रथम क्रमबद्ध अध्ययन कोहलर, पावलोव या स्किनर ने नहीं किया, बल्कि किसने किया, एबिंगहॉस ने स्मृति का पहला क्रमबद्ध अध्ययन किया था। तो ये देखिए कितना मोस्ट प्रश्न है। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या आपके 10 है, वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। प्रश्न संख्या 11 है, सिगमंड फ्राइड से आया है। सिगमंड फ्राइड ने मन के किस भाग को सबसे महत्वपूर्ण माना है, चेतन मन, अचेतन मन या अर्धचेतन मन, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्राइड ने मन के, आपको पता है, कुल 3 भाग बताए थे, जो चेतन भी है और अचेतन भी है, अर्धचेतन भी है ना, इनमें से कोई नहीं, ये तो है ही नहीं। देखिए, मन के किस भाग को सबसे महत्वपूर्ण, तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है अचेतन मन। ठीक है, चेतन मन यानी कि जो भी चीज़ें उसे याद है वो चेतन मन में आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा चेतन मन में जो भी चीज़ें याद है वो कार्य करता है, वो चेतन मन आ गई। अर्धचेतन यानी ऐसी चीज़ें जो चेतन मन में नहीं है, लेकिन उनको सोचेंगे तो प्रयास करके चेतन मन में लाया गया, वो अर्धचेतन कहलाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। नहीं बच्चा कौन सा, अचेतन मन। यानी कि अचेतन मन क्या होता है, ये मन का सबसे महत्वपूर्ण भाग इसलिए है कि इसमें मुख्य रूप से जो यौन संतुष्टि करता है बालक। ठीक है, यौन संतुष्टि करता है इन इच्छाओं से। यानी इसमें क्या होता है कि ऐसी इच्छाएं होती है, ऐसे विचार होते हैं जिनको मतलब चेतन मन में लाना चाहता है, फिर भी चेतन मन में वो चीज़ें नहीं लाई जा सकती। अर्धचेतन में तो चेतन मन में सोच कर लाई जा सकती है, लेकिन अचेतन में नहीं लाई जा सकती। ये होता है अचेतन मन। ठीक है, वास्तविकता या तर्क से इसका कोई संबंध नहीं रहता है। इस प्रकार 11वां प्रश्न है, उसमें विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। प्रश्न संख्या 12 अच्छा प्रश्न है, चिंतन टॉपिक से प्रश्न आया है कि निम्न में से कौन सा यथार्थवादी चिंतन, यथार्थवादी क्या होता है, जो वास्तविक हो ना, उसका उदाहरण नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिए, अभिसारी का संबंध किससे हो जाएगा, बुद्धि से।
अब बुद्धि से जो भी कार्य करेंगे वो तो वास्तविक है, तो यहाँ पे पूछा नहीं है, ये अड़ जाएगा। सृजनात्मक में क्या होता है? सृजनात्मक जो अपसारी चिंतन होता है, ठीक है, अपसारी यानी जिसमें हम रचना करेंगे नई नई चीज़ों की, है ना, बालक सक्रिय रहेगा, तो यहाँ पर भी यथार्थवादी उदाहरण नहीं, ये तो है। आलोचनात्मक चिंतन ये भी है, कैसे है? आलोचनात्मक में तो बालक क्या करता है, जो गुण और दोष होता है वो सब सोच समझ के फिर उसमें चिंतन करता है। जबकि जो सवलीन चिंतन होता है ये क्या है? ये सवलीन चिंतन है, वो है काल्पनिक। ठीक है, क्या है? काल्पनिक, यानी इसमें कल्पनाएं, जो इच्छा कल्पनाएं करके होती है वो होती है, तो यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण सवलीन चिंतन नहीं है। ठीक है, इस प्रकार जो प्रश्न संख्या आपके 12 है उसमें विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 13 पर। प्रश्न संख्या 13 है कि अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अधिगमकर्ता का पूछा। देखिए सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया, बिल्कुल दिया, सही नहीं है पूछा, यहाँ पे ध्यान रखना। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत बिल्कुल दिया। लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक भाषा सिद्धांत, नैतिक विकास सिद्धांत संज्ञानात्मक में दिया था, बिल्कुल सही है। जबकि हिल्दा ताबा ने निर्मितवादी सिद्धांत नहीं दिया था। जो निर्मितवादी सिद्धांत है जिसमें बालक सक्रिय होकर, जिज्ञासु होकर, गतिशील होकर कार्य करता है, जिसमें शिक्षक केवल मार्गदर्शक या सहायक की भूमिका निभाए, बालक ही इसमें मुख्य केंद्र होता है, यह निर्मितवादी सिद्धांत है। ये हिल्दा तांबा ने नहीं दिया था, बल्कि ये एक संज्ञानात्मक विकास का ही उसी में से निकला हुआ महत्वपूर्ण भाग है। ये दिया था पियाजे ने, ये दिया था निर्मितवादी ब्रूनर ने, और ये दिया था वाइगोत्स्की ने। ठीक है, इन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिए थे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर और पियाजे ने, तो इन्होंने ही निर्मितवादी सिद्धांत दिए थे। तो इस प्रकार ये कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। तो प्रश्न संख्या 13 में विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पे कि फ्राइड के अनुसार किस अवस्था के प्रभाव से बालक अस्त व्यस्त रहता है, गंदा रहता है और गैर जिम्मेदार हो सकता है? देखिए मुख्य अवस्था में तो मुख से क्रिया होती है ना, अंगूठे से वगैरह, और होठ मुख से जो चूसने की क्रिया होती है, मुख्य अवस्था। यहाँ अस्त व्यस्त गंदा जिम्मेदार नहीं है। सुसुप्त अवस्था, तो सुसुप्त अवस्था तो एक समूह निर्माण का टॉपिक है, उसकी है ना, यहाँ कोई ऐसी अवस्था नहीं चलती। और जननेंद्रिय अवस्था में तो जो विषम लिंगी होती है इसमें दिवास्वप्न की भरमार रहती है, दिवास्वप्न ज़्यादा होता है, कल्पनाशीलता ज़्यादा चलती है ना, क्योंकि किशोर अवस्था के बाद की अवस्था है। और इसमें क्या होता है, जननेंद्रिय अवस्था में तो जो विषम लिंगी के प्रति आकर्षण है वो चीज़ें होती है। जबकि जो गुदीय अवस्था है ना, गुदीय अवस्था में जैसे वो मलमूत्र वगैरह है ना, ये चीज़ें हैं, इनसे वो यौन संतुष्टि करता है, तो इसको कहते हैं ये गंदी गैर जिम्मेदार अवस्था, अस्त व्यस्त अवस्था है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न संख्या जो 14 है वहाँ विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे, और बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आया है, क्योंकि ये प्रश्न आपको RBS या NCERT ही बुकों में मिलेंगे, बाकी कहीं पे नहीं मिलेंगे। तो देखिए इसमें पूछा एक्रोफोबिया नामक रोग में क्या होता है। एक्रोफोबिया रोग, देखिए ये दुर्बीतियाँ कहलाती है। ठीक है, दुर्बीतियों का टॉपिक है, दुर्बीतियाँ, दुर्बीतियाँ या मनोविकार रोग है वो है। तो उसमें देखिए एक्रोफोबिया क्या है ना, देखिए आग से डर, हवा से डर, पानी से या ऊंचाई से। तो यहाँ पे आपके कुछ एक्रोफोबिया मैं इन प्रश्नों के माध्यम से ही करवा दूंगा, आपको टॉपिक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए जो आग से होता है, आप नोट कर सकते हो, जो आग से होता है उसको कहते हैं पायरोफोबिया, डर को फोबिया कहते हैं। ठीक है, तो आग से होता है वो पायरोफोबिया होता है। हवा से पूछा है, हवा से हो जाएगा एरोफोबिया, हवा से क्या होगा, एरोफोबिया। पानी से होता है वो होता है हाइड्रोफोबिया, पानी से जो रोग होता है वो हाइड्रोफोबिया। और जो ऊंचाई से होता है वो होता है एक्रोफोबिया। ठीक है, इस प्रकार याद रखना, आग से डर है पायरोफोबिया, हवा से है एरोफोबिया, पानी से है हाइड्रोफोबिया, और ऊंचाई से होता है वो होता है एक्रोफोबिया, डर। ठीक है, ये इनको कहते हैं। इस प्रकार जो आपके प्रश्न संख्या 15 है वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के 15 अति महत्वपूर्ण मनोविज्ञान के प्रश्न। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि 15 में से आपके 10 या 12 किसके सही हुए, और मुझे लगता है कि 10 प्रश्न ही आपके बहुत मुश्किल से सही होने वाले। तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।